प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और देखिए, विकास सिविल एकेडमी का पावर बैच का हिंदी का लेक्चर पहला लेक्चर है। और इसको शुरू करने से पहले हम विद्यार्थियों से थोड़ा बात करना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 55-12 की मुख्य परीक्षा, जो लोग जूनियर असिस्टेंट 55-12 की मुख्य परीक्षा दे चुके हैं और अगर वो कंफर्म हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें टाइपिंग में बैठने के अलावा फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो वो केवल टाइपिंग पर ध्यान दें। लेकिन यदि आपको लगता है कि शायद आपका काम बिगड़ सकता है, तो आपको टाइपिंग तो करते ही रहना है। उसके अलावा जो 32-84 जूनियर असिस्टेंट की जो अगली भर्ती है, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा मित्रों। क्योंकि यदि यहाँ से आप चूके तो अगला जो वर्ष है, चुनावी वर्ष है, इसमें भर्तियाँ आ रही हैं। इसके बाद एक बार अगर चुनाव संपन्न हो गए, फिर भर्तियाँ नहीं आएंगी, तो फिर लगभग 5 साल आपको जो है यूं ही जूनियर असिस्टेंट के इंतज़ार में हो सकता है कि रहना पड़े। क्योंकि ये टाइपिंग की भर्ती है और जूनियर असिस्टेंट से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा पेपर हो गया है RO का। तो RO का जिनका अच्छा पेपर हुआ है, उन्हें लगता है कि वो प्री निकल जाएगा, तो मेंस की तैयारी करें। जिन्हें लगता है कि उन्हें टाइपिंग करना चाहिए, तो वो टाइपिंग करें। जिन्हें लगता है कि हमारा शायद कम नंबर हो जाएगा, तो वो किसी भी तरह से ना चूकें। जो अब प्लान बी के अंतर्गत वो लोग तैयारी अपनी शुरू कर दें 32-84 की। क्योंकि 32-84 भी एक बड़ी संख्या है। इसमें यदि पहले से तैयारी किया जाए और सिलेबस परक तैयारी किया जाए मुख्य परीक्षा की, तो निश्चित ही एक पद आप आसानी से इसमें पा सकते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए टाइपिंग में आप 55-12 में गए हैं और टाइपिंग में तो आपके हाथ मजबूत ही रहेंगे, और यहाँ पर 32-84 में यदि आपको मौका मिल गया टाइपिंग तक पहुँचने का और अच्छे मार्क्स गेन करने का, क्योंकि तैयारी पहले से रहेगी और आयोग के पैटर्न पर रहेगी, तो आप आराम से जो है 60 से 65 नंबर अगर आपके रहेंगे, आप आराम से 32-84 में भी हो जाएंगे, 55-12 में भी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप 55-12 से चूक गए, जैसे कि अभी कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा 1262 में 1.5 नंबर से नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, आधे नंबर से नहीं हुआ। अब उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये बात आप लोग समझ सकते हैं मित्रों। क्योंकि आप लोग स्वयं अभ्यर्थी हैं और आप लोगों ने शायद ज़्यादा झेला होगा इन चीज़ों को। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा 0.5, 0.4, 1 नंबर, आधे नंबर, 1.5 नंबर से छट जाया करते हैं। और जब कम नंबरों से कहीं पर हमारी छटनी होती है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो इसीलिए मित्रों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 32-84 की जो शॉर्ट लिस्टिंग अभी नहीं हुई है, आयोग ने, UP SSSC ने अभी नहीं किया है, वो बहुत ही जल्द होगी, पहली बात। दूसरी बात, 32-84 में यदि आपके पेट में 20 नंबर भी हैं, तब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 55-12 में, जबकि इतना सरल पेपर होते हुए 55-12 में 15 नंबर पहुंच गया, तो ये जो पेट था, इसमें काफ़ी 2023 का जो पेट था, ये काफ़ी टफ पेट था। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का स्तर बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर 20 नंबर ही अपने आप में पर्याप्त हैं। और ख़ास तौर पर जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट में तो ऐसे ही कम से कम मान के चलिए आप कि 40 गुना स्टूडेंट, 35 गुना, 30 गुना, 40 गुना
स्टूडेंट को बुलाया जाता है। अन्य परीक्षाओं के लिए भले ही 15 गुना बुलाया जाए, जैसे आरओ का आपने दिया है तो आरओ में 15 गुना ही बुलाया जाएगा, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में मुख्य परीक्षा के साथ साथ टाइपिंग भी है, तो यहाँ पर जो है लगभग 40 गुना बुलाया जाता है। और इससे पिछली 55-12 में जितने लोग थे सबको बुला लिया गया था। तो यह एक दूसरा मौका है जिसको आप लोगों को गंवाना नहीं है। और क्या कहें, मैं आगे क्या बताऊं, आप लोग स्वयं ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लेकिन टाइपिंग के लिए अभी काफ़ी समय है। टाइपिंग उसी समय होगी जब 32-84 की मुख्य परीक्षा होगी, तो लमसम वही समय होगा। मान चलिए 10, 15, 20 दिन का जो है या महीने भर का अंतर हो सकता है। लेकिन महीने भर में क्या तैयारी हो सकती है मुख्य परीक्षा की? आपने आयोग का पेपर दिया होगा, मुख्य परीक्षा की देखा होगा, तो आप बताइए क्या सतही तैयारी से मुख्य परीक्षा में काम चलने वाला है? बिल्कुल नहीं मित्रों, सतही तैयारी से अब कोई भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अब स्ट्रेटजी बनाकर सिलेबस के अनुरूप और बहुत ही गहराई से हमें तैयारी करना होगा। जैसा कि मुख्य परीक्षा में हमने देखा था, मुख्य परीक्षा में क्या था कि क्वेश्चन पूछे गए थे, शब्द रचना से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। शब्द रचना अगर देखा जाए तो इसे हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है शब्द रचना, अगर जो मैंने लिखा है ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से है या उत्पत्ति की दृष्टि से है, ठीक है। तो शब्द रचना एक रचना के आधार पर होता है, रचना के आधार पर, और दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब शब्द भेदों की, अगर हम शब्द भेद की बात करें, शब्द भेद तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा कि वर्ण समुदाय तो हो लेकिन सार्थक हो, उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम शब्द कहते हैं। और व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से खूब भर भर के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब लोग पढ़े थे, सब लोगों ने पढ़ रखा था, लोगों ने गलतियां भी यहीं से की है। तो इसे हमें और गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द तत्सम, तत् धन सम, ठीक। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान होना। उसके समान किसके समान होना? संस्कृत के। जो भाषा का मूल है वो संस्कृत है। ये जो हमारी हिंदी भाषा है ये संस्कृत से आई है, तो भाषा का मूल संस्कृत है। तो संस्कृत के समान होना, ठीक है। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वही तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं?
तत्सम कहलाते हैं। फिर दूसरा है तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज। ठीक, अब तद्भव क्या होते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। किसी भाषा के मूल शब्द, किसी भाषा के मूल शब्द, अर्थात हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र हो गया, ठीक है, आम्र, आम्र, आम। चूल्य, चूल्हा। चतुष्पादिका, चौपाया या चार पैरों वाला। सलाका, सलाई, सलाई। चंचू, चोंच, चोंच। उद्वर्तन, उद्वर्तन। खरपर, तिक्त, ये तिक्त तीखा। खप्पर या खपर ना, खरपर है। उद्वर्तन, ये सब क्या है, तत्सम है, सारे तत्सम है। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा कहती है कि जो शब्द संस्कृत से और प्राकृत भाषा से विकृत होकर आए हैं ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। अर्थात संस्कृत से ही बारी बारी से टूटने के पश्चात, बार बार भाषाओं में बदलने के पश्चात जो नए शब्द बन गए हैं उनको तद्भव कहते हैं। जैसे प्राकृत, ये संस्कृत है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी टूट फूट के पश्चात हिंदी में आए हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव अर्थात जैसे आग, अग्नि का तद्भव आग। मैं, बच्चा, बाछा, 14, ये शब्द क्या हैं, तद्भव हैं, तद्भव शब्द हैं। अब ये कैसे तद्भव शब्द कैसे बने हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। संस्कृत के मूल शब्द थे, फिर वो धीरे धीरे पाली में आए, फिर प्रकृति में, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, और फिर जाके तद्भव शब्दों की प्राप्ति हुई, तद्भव शब्दों की प्राप्ति हुई। तो एक काल समय के अनुसार संस्कृत के शब्द जो है जब बोली में आए तो बोली में धीरे धीरे जब वो टूट गए, टूटने के पश्चात जब उनका स्वरूप बदल गया तो उसे कहा गया तद्भव। उसे क्या कहा गया, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए देशज की बात करते हैं। देशज, देशज में हम लोग देशज की चर्चा कर रहे हैं। देशज में ऐसे शब्द होते हैं जिनका भाषा में जो प्रायः जो है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, भाषा में जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ऐसे शब्द को हम देसी शब्द कह सकते हैं। देसी यानी यहीं के बने हुए शब्द, जिस देश में वो भाषा बोली जाती है उस देश के ही शब्द, वहीं के बनाए गए, वहीं के गढ़े हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम परिभाषा देखें तो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति है, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल की भाषा से बने हैं, क्योंकि ये हमारे ही देश में बने हैं
इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है, इसलिए इनको देशज कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हेमचंद जी ने क्या कहा, हेमचंद ने ऐसे शब्दों को देशी कहा। क्या कहा? देशी, जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत के धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। यदि किसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धातु या व्याकरण के किसी नियमों से नहीं हुई है तो ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। क्योंकि हेमचंद जी ने कहा कि ऐसे शब्दों को देशी कहते हैं। देशी इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत के किसी भी धातु से ऐसे शब्दों की उत्पत्ति नहीं हुई होती है, ना ही इन पर व्याकरण का कोई नियम से इनकी उत्पत्ति हुई होती है, इसलिए इनको देशज या देशी शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? देशज या देशी शब्द कहते हैं। अब ठीक है, डिजिटल बोर्ड में क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक। अब देखिए लोक भाषाओं में क्या है, लोक भाषाओं में इनकी अधिकता है, लोक भाषाओं में इनकी अधिकता है। जैसे तेंदुआ शब्द है, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ। आप लोगों को क्या काम करना है, अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो इन शब्दों को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये शब्द अगर देशज की बात होगी तो देशज के बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, जूता, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जूता हो गया, कलाई हो गया, कलाई, फनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब, ये सारे शब्द ये क्या है? देशज है। जैसे में मैंने बहुत काफ़ी जैसे लिख दिया, क्योंकि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, हम जैसे खिचड़ी है, पगड़ी है, डिबिया है, लोटा है, बियाना है, खिड़की है, ठुमरी है, खखरा है, ये सारे शब्द अगली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब अंदर से शब्दों को उठा रहा है, अंदर से शब्दों को उठा रहा है और फिर उसके बाद वहां से पूछ रहा है, कह रहा है कि ये कैसे शब्द हैं, देशज हैं कि विदेशज हैं कि क्या हैं। आगे देखते हैं विदेशी शब्द, विदेशी शब्दों की बात कर लेते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जिनको विदेशज भी बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? विदेशज। विदेशज, ठीक है। चलिए अब देखिए विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं ऐसे शब्दों को विदेशज कहते हैं। ठीक है,
विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द या विदेशज कहते हैं। विदेशी शब्द या विदेशज कहते हैं। जैसे अरबी के शब्द, तुर्की के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, फ्रांसीसी के शब्द, ये सब भाषाएं मुख्य हैं। अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी में अपभ्रंश के अनुरूप ढाल लिया गया है। ठीक है। कारण, कथन और कारण में ये आपका ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपभ्रंश के अनुरूप ढाल लिया है। ठीक है। अब देखिए इनका हेर फेर कैसे किया गया है। इनका हेर फेर जैसे ये देखिए, का है, खा है, गा है, फा है, ये सब नुक्तेदार हैं। नुक्तेदार का मतलब जैसे ये का है, ये बिंदु लगा दिया गया, क्या है, ये नुक्तेदार उच्चारण इनका होता का। और लिखावट को हिंदी में क्या है, बेनुक्तेदार कर दिया गया है। लिखावट में ये वाला का जो है बेनुक्तेदार है, तो ये नुक्तेदार और ये वाला बेनुक्तेदार। ठीक। अब जैसे खा है, यहां देखिए बेनुक्तेदार। ये वाला का, ये वाला खा जो नुक्तेदार होता है, अब जब हम हिंदी टाइपिंग देने जाते हैं तब ये वाला अक्सर आता है परेशान करने के लिए हिंदी टाइपिंग में। तो जो लोग थोड़ा, जिनको कम जानकारी होती है, तो वहाँ पर देखते हैं कि नुक्तेदार आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में ये क्या है, कीमत। हिंदी में कीमत है। एक सेकेंड। हाँ मित्रों, फिर से थोड़ा मुझे जाना पड़ गया था। हाँ, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट। चलिए अब जैसे कीमत है, कीमत, ये कीमत है, ये हिंदी में है। अब इसमें अरबी भाषा में यहाँ देखिए बिंदु लग गया है, नुक्तेदार हो गया। हिंदी में फैसला ऐसे लिखा जाएगा, फैसला। अरबी भाषा में यहाँ पर नुक्तेदार। तो ये कीमत, ये कीमत, ये फैसला कीमत, और अरबी में केवल नुक्तेदार का फर्क हो गया है बस। हिंदी में खूब लिखेंगे ऐसे, खूब, और यही खूब में नुक्तेदार लग गया तो एक ऐसा शब्द बन गया, फारसी बन गया। कैसा बन गया, फारसी बन गया। अब देखिए, अब जैसे आगा है, आगा, ये हिंदी शब्द है, यहाँ पर आगा हो गया, यहाँ तुर्की शब्द हो गया, नुक्तेदार लग गया। तो हिंदी के शब्दों में नुक्तेदार लगा दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है, शब्दों के दूसरा नंबर है, शब्दों का अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा, हिंदी में आकार की मात्रा कर दी जाती है। जैसे अंतिम हकार को हटा दिया जाता है, यानी हा को हटा दिया जाता है,
और आ को लगा दिया जाता है। जब हा को हटा दिया जाता है और आ को लगा दिया जाता है तो जो अरबी शब्द है वो हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अल्लाह, अल्लाह क्या है? अरबी शब्द है। अब इस हा को यानी हकार को हटा दिया गया तो हो गया अल्लाह। तो ये कैसा शब्द है? ये हमारा हिंदी शब्द है। दूसरा नियम क्या कहता है कि शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया जाता है। यानी अगर आ की मात्रा है तो उसे हा की मात्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे परवाह, परवाह क्या है? फारसी शब्द है, लेकिन इसमें हा का हकार अगर हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा परवाह। ठीक है, परवाह न कर, कहेंगे परवाह न कर तू। जो शायर लोग होते हैं वो फारसी में बोल देते हैं कि परवाह न कर। ठीक, तो अब हिंदी में क्या है? पूरा परवाह होता है, परवाह। तो ये वही चीज है कि अंतिम का इसका हकार जो है जब लगा दिया जाता है तो हिंदी में बन जाता है। अगला है शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाता है। अंतिम में जो अनुनासिक लगा होता है उसको क्या करते हैं? जैसे दुकान है, दुकान फारसी शब्द है और दुकान क्या है? ये देखिए, ये चंद्र बिंदु को हटा करके ना लगा दिया जाता है। जैसे दुकान का फारसी है, अब ये दुकान ना लगा दिया गया तो हो गया हिंदी। और यहाँ ईमा है, ईमा क्या है? अरबी, ईमा। और अगर ईमान इसको हटा करके ना जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा ईमान, ईमान। तो ये 1 2 3 ये नियम है कि कैसे हिंदी को अरबी, कैसे हिंदी को फारसी, कैसे हिंदी को जो है तुर्की में कैसे बदल जाते हैं शब्द। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और थोड़ा सा नियम जान लेते हैं। जब हमने नियमों पर चर्चा शुरू कर दी है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए बीच में यदि ई है तो ई को या कर दिया जाता है। ई को क्या कर दिया जाता है? या कर दिया जाता है। जैसे कायद, कायद। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई है। ठीक है, इस ई को ये कैसा है? अरबी में है। कहाँ है? अरबी में है। तो इसको हम क्या करेंगे? या कर देंगे तो ये हो जाएगा कायदा, कायद। अगर ई को या कर दिए तो हो गया कायदा, ये हो गया हिंदी में। ठीक है, अब देखिए बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। आधे अक्षर को लुप्त कर दें, जैसे देखिए नस्सा, नस्सा। ठीक है, अब ये जो नस्सा है इसमें का हम जो है आधा अक्षर इसको लुप्त कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आ की मात्रा लगा देंगे, नशा। नशा कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। देखिए फिर अगला है बीच की मात्रा को लुप्त कर दिया जाता है। मान लीजिए बीच में कोई मात्रा है, जैसे जवाहिर है, जवाहिर, मौसिम, वापिस, ये सब अरबी के शब्द हैं। जवाहिर, मौसिम, वापिस सारे अरबी के शब्द हैं। अब इसकी मात्रा को अगर हम लुप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जवाहर, मौसम, वापस। ठीक है, मात्रा लुप्त करने पर ये शब्द हमारा अरबी का शब्द हिंदी का शब्द बन जाता है। अगला नियम हमारा क्या है? ये सारे नियम हैं 1 2 3 4 5 और 3 पीछे वाले। अच्छा, बीच में ह्रस्व की मात्रा अगर है तो उसको दीर्घ में, और दीर्घ की मात्रा अगर है तो उसको ह्रस्व में या गुण में, या गुण की मात्रा को, ठीक है, गुण में और गुण की मात्रा को ह्रस्व में बदल देने की परंपरा है। यानी सीधी सी बात है, ह्रस्व को दीर्घ में, दीर्घ को ह्रस्व में, और गुण को ह्रस्व में या ह्रस्व को गुण में बदल देंगे बस।
ठीक है, जैसे हमारा खुराक है, खुराक एक फारसी शब्द है, ठीक है, तो ये खुराक है, खुराक, और हिंदी में खुराक, यानी बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो हिंदी में हो जाएगा खुराक, ठीक है, खुराक। अब वर्तनी शुद्धि में अभी आप हिंदी में इसको देख सकते हैं, खुराक होता है। आईना, आईना फारसी शब्द है। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है, फारसी शब्द है। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, आईना हिंदी, आईना क्या है, हिंदी। आगे ये सारे नियम हैं और सारे नियम सत्य है। मान लीजिए आयोग इन नियमों को उठा करके कथन और कारण में दे देता है, कथन और कारण, निष्कर्ष इत्यादि में दे देता है, ठीक है, तब यदि आप पढ़े रहेंगे, आपको याद रहेगा, तो आप इसको कहेंगे कि जो कथन है वो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, ठीक है। इसमें कुछ और जोड़ दिया तो आप कहेंगे फला कथन यानी दूसरा कथन असत्य है, पहला कथन सत्य है, तो इस तरह भी आप कह देंगे। लेकिन यदि आपको ये नियम सारे इनकी जानकारी नहीं है तो वहाँ पर आपको लगेगा कि पेपर बहुत कठिन आ गया है, और अब अंदर से पेपर मान लीजिए अगर बनता है तो इस तरह बन सकता है कथन कारण में। लेकिन हाँ, यूपी ट्रिपल एससी का कुछ हम कह नहीं सकते क्या करने वाला है, भर्ती में इतनी देर लगा देगा और कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई निकालेगा फाइनल की कि गला सूख जाए प्रतियोगी छात्र का, इसलिए पहले से ही हमको तैयार रहना है सब लोगों को। चलिए, अक्षर में सवर्णी परिवर्तन, ठीक है, जो अक्षर होते हैं उसमें सवर्णी परिवर्तन भी कर दिया जाता है। जैसे बलाई है, बलाई फारसी शब्द है, अब बाकी जगह पर माँ कर देंगे, ठीक है, छोटा माँ ये हो जाएगा मलाई, ठीक है, यानी बा के स्थान पर क्या करते हैं, उसी वर्ग का माँ कर देते हैं, ठीक है, उसी वर्ग का वर्ण लेते हैं, ठीक है, उसी वर्ग का पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, तो माँ अंतिम का है तो इसी माँ को बा की जगह पर माँ ले लेते हैं, बल बालाई का ये हो जाएगा मलाई। आगे अब फारसी शब्द जितने हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने एक जगह पर इकट्ठा रख दिए हैं, इसको आप देख के लिख लीजिएगा, मैं और बड़ा कर दे रहा हूं, कितने फारसी शब्द हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए चुगलखोर, चुगलखोर, चुगलखोर हो गया, चापलूस हो गया, दफ्तर हो गया, दुकान हो गया, बीमार हो गया, शिकार हो गया, शानदार बर्फ, बाजार फारसी शब्द है, जमींदार फारसी शब्द है, गंदगी फारसी शब्द है, ठीक है। इसको लिखने से केवल नहीं होगा, लिखने के बाद इसको पढ़ पढ़ के याद करना है, रोज इसको पढ़ पढ़ के याद करना है, और फिर उसके बाद जब 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या काम करना है आपको, इसको बंद करके हाथ लगा करके तब आपको अपने मन से बोलना है कि फारसी शब्द फला फला, बीमार, अनार, दुकान, आदमी, तो आप देखेंगे कि कुछ आपको याद हो जाएंगे। तो जितने याद हो जाएं उनको आपको गोला नहीं करना है, और जो नहीं याद है उनमें गोला बना के उनको याद करना है, तो याद हो जाएगा काफ़ी आसानी से। हालांकि अगर आप 4 बार इसको पढ़ लेंगे तब भी आप इतने समझदार हैं कि आपसे छूटेगा नहीं। फिर अनार कैसा है शब्द, फारसी शब्द है, आदमी फारसी शब्द है, चालाक फारसी शब्द है, प्याला फारसी शब्द है, रुमाल फारसी शब्द है, अफसोस फारसी शब्द है, अदा फारसी शब्द है, आतिशबाजी, आतिशबाजी फारसी शब्द है, आराम फारसी शब्द है, आमदनी फारसी शब्द है, आवारा फारसी शब्द है, आफत, आवाज, आईना
उम्मीद, कद्दू, कबूतर, कमीना, सारे फारसी शब्द हैं। कुश्ती, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गज, गिरफ्तार, गोला, गरम, गवाह, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चिराग, चश्मा, चरखा, चूंकि, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, जीन, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकस, तमाशा, तीर, तबाह, ताजा, तनख्वाह, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल। दंगल तक हो गया। उसके बाद दिलेर, दिल, दवा, नामर्द, नापसंद, नाव, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बेवा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, मासा, मलाई, मुर्दा, मजा, मुफ्त, मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, यार, रंग, रोगन, लश्कर, लगाम, लेकिन, शादी, सितारा, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार इत्यादि। तो सारे फारसी शब्द हैं, सारे फारसी शब्द हैं। यदि इनको आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है, और 24 घंटा बाद आपने फिर से पढ़ लिया और 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ लिया, तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आपको 1 महीने बाद ही पढ़ना होगा। तो इस तरह रिवीजन का, जो बिना रिवीजन के याद नहीं होगा। फिर अरबी शब्द देखिए, इतने अरबी शब्द हैं। ये जो हमारे अरबी शब्द हैं, मैं इनको बड़ा करे दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग इसका डिसाइड भी कर लेंगे। ठीक, ठीक है। तो अरबी शब्द क्या है? फारसी शब्द। ये हमारा फारसी शब्द था। फारसी शब्द के बाद ये हमारा अरबी शब्द है। अदा, अजब, अमीर, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आसिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कमाल, कर्ज, कातिल, किस्त, किला, कसम, कायदा, कुर्सी, खबर, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जनाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिहन, तमाम, तकाजा, तकीर, तकदीर, तमाशा, तजुर्बा, तकिया, तरक्की, तय, तादाद, तरक्की, दिमाग, दवा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, मुहावरा, मुद्दई, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मशहूर, मुकदमा, मौसम, मुसाफिर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, लिहाज, लफ्ज। लफ्ज बड़ा सुंदर शब्द है, लफ्ज। तो अरबी शब्द, अरबी का शब्द है लफ्ज। लहजा, लिफाफा, लिफाफा अरबी का शब्द। लियाकत, लायक, वारिस। शराब, शराब कैसा? अरबी का शब्द। हिम्मत, अरबी का शब्द, हिम्मत वाला, अरबी का शब्द। हैजा, जो बीमारी होती है, भी अरबी का शब्द, ठीक है। हिसाब, हरामी, हद, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला, ठीक है। अब देखिए कितने अरबी के शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। खबर हो गया, कुर्सी हो गया ना, फिर उसके बाद गरीब, फिर खराब, फिर औसत, एहसान, अमीर, अजब, अक्ल, इनाम, इस्तीफा, कमाल, खत, कदम। खूब तो हम लोग अरबी शब्दों का खूब तो प्रयोग कर रहे हैं। दवा, ठीक है, दफ्तर, दुआ। तो जितने दुनिया, दुकान, तरक्की,
दिमाग। आम बोलचाल की भाषा में अरबी शब्दों का कितना प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और तब भी हमसे प्रश्न गलत हो जाएं। चलिए, तो ये जो अरबी शब्द हैं, अरबी शब्दों के बाद और देखते हैं। फिर तुर्की शब्द हैं जो कि ज़्यादा नहीं है, पुर्तगाली शब्द हैं ज़्यादा नहीं है। तुर्की शब्दों में देखिए कौन कौन से हैं। ये हमारे पावर बैच की पहली क्लास है, जो पावर बैच है हमारा, जिसमें हिंदी है और यूपी स्पेशल है प्लस कंप्यूटर, ये 3 चीज़ें हैं हमारे एप्लीकेशन पर, ऐप पर। पावर बैच जूनियर असिस्टेंट मेंस का बैच है, मात्र 151 रुपये में। तो पावर बैच का है, पहली क्लास का है। आज मैंने सोचा कि इसको जो है YouTube पर भी शेयर किया जाए आप लोगों को, ताकि आपके काम में आए। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से विकास सिविल एकेडमी का ऐप ज्वाइन कीजिए और हमारे पावर बैच में आप जुड़िए। आगे की कक्षाएं भी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं, चलिए, तो आगा, आका, उज्बक, उर्दू, कालीन, काबू, कज्जा, कैंची, कुली, कुर्की, चिक, चेचक, चमचा, चुगुल, चकमक, जाजिम, तमगा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, सौगात, सुराग, अलकतरा, ये पुर्तगाली है, अलकतरा, अनानास, आलपीन, आलमारी, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फरमा, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, सादा, सागू। इतने सारे जो है तुर्की और पुर्तगाली के शब्द हैं। इनके अलावा भी और शब्द हैं, लेकिन वो हम सब अगली, जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी हिंदी की, उसमें और भी शब्द हैं जो और भी थोड़ा डेप्थ में जाके है, जहाँ तक आयोग जाता है। ठीक, तो जूनियर असिस्टेंट 3284 मुख्य परीक्षा का हमारा बैच है, जिसका नाम है पावर बैच। पावर बैच आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको हिंदी मिलेगा, यूपी स्पेशल मिलेगा, कंप्यूटर नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट। अपनी तैयारी को धार दीजिए और 3284 में अपनी एक जगह आप लोग सुनिश्चित कीजिए। 5512 में जो है, जो आपको करना था आप कर चुके, टाइपिंग आपको देना है। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, अपना उसे टाइपिंग दे करके, टाइपिंग में पास होकर उसे भूल जाइए, अगली भर्ती की तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, अगर हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप विकास सिविल एकेडमी डाउनलोड जरूर करें। वहाँ पर आपको जो भी, जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उससे संबंधित PDF वगैरह सब कुछ हम लोग डालते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार मित्रों।